तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने आरडीएनए मॉलिक्यूल बना लिया है, मैंने क्या बोला, अब आरडीएनए मॉलिक्यूल आप ना भी बनाओ, आपकी मर्जी है, अगर आप डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं चूंकि हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाए हैं तो उसको ट्रांसफर कर भी लेते हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये मैंने आपको पहले बोला, ये जीन इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ईजी नहीं है, ठीक है, उसमें थोड़ा ये है, स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखते हैं क्या है। तो अच्छा एक बार बताओ, आप कौन सा मेथड यूज करोगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में, ये डिपेंड करता है कि आपका होस्ट सेल कौन है। सपोज दैट आपका होस्ट सेल बैक्टीरिया है, तो हम बैक्टीरिया लेके चल रहे हैं, चलो। हाँ बताओ, बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होता है? नाम क्या होता है? बाउंड्री का नाम बताओ, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्रीज सेल वॉल। तो ये क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर उसका क्या है? अपना खुद का जीनोम, डीएनए मॉलिक्यूल उसका खुद का है। अब आप ऐसा एक बैक्टीरिया तो लिए नहीं हो, ऐसे तो घने सारे बैक्टीरिया लिए हो, ओके। और ये सारा सब आप काम कहाँ कर रहे हो? एक टब टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें आप ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज दैट ये आपका टब है, और अभी इस टब में क्या रखा हुआ है चारों ओर से? आइस। क्या रखा हुआ है? आइस। यानी कि अभी इसका टेम्परेचर आप कितना रखे हुए हैं? लगभग बताओ। 0 डिग्री। लगभग 0 डिग्री के आसपास। तो इस आइस पे अभी आपका क्या रखा हुआ है? आपका सैंपल है। ऐसे एक बैक्टीरिया नहीं भाई साहब, ऐसे घने सारे हैं यहाँ पे, ऐसे एक बैक्टीरिया नहीं है, ऐसे घने सारे रखे हुए हैं, ठीक है, घने सारे रखे हुए हैं। चलो, अब ये सारा एक्चुअल में देखो, ये टब में भी ये ऐसे बैक्टीरिया आप ऐसे थोड़ी रख दोगे डायरेक्ट। एक्चुअल में एक टब में आइस है, और उसमें आपका एपेंडॉफ है, वो ट्यूब जो कल बताए थे। तो ये ट्यूब रखा हुआ है आइस में, ठीक है। ऐसे कैसे डाल दोगे उसमें? तो वो ट्यूब आइस में धसा के ऐसे रख दिया, जैसे मान लो कि ये टब है, तो इसमें आइस का छोटा छोटा गोला फ्रिज से निकाल के डाल दिए चूड़ के, और उसमें मान लो ये एपेंडॉफ है, एपेंडॉफ उसमें ऐसे क्या कर दिए, ऐसे करके उसमें खड़ा कर दिए। ऐसे कई सारे एपेंडॉफ है, सैंपल ज्यादा ले लिए एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, 4-5 सैंपल, 4-5 एपेंडॉफ डाल दिए। अब क्या कर रहे हैं? अब हमको आरडीएनए मॉलिक्यूल एक अलग एपेंडॉफ में मान लो आपने आरडीएनए मॉलिक्यूल बना के रखा हुआ है? तो इसमें क्या आरडीएनए मॉलिक्यूल है। अब आरडीएनए मॉलिक्यूल में क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरडीएनए मॉलिक्यूल में ये मान लो क्या आपका वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल था, उसमें आपका जीन इंसर्ट हो गया है, तो आरडीएनए बन गया। ऐसा आरडीएनए भी एगो नहीं है, कई सारा है, एगो नहीं है, कई सारा है। तो अब आपने क्या करना है, ये पूरा का पूरा इसमें मिक्स करना है, यहां से निकालना है ये सॉल्यूशन जिसमें आपका आरडीएनए मॉलिक्यूल आपने जिस एपेंडॉफ में बना के रखा हुआ है। तो उस पूरा सस्पेंशन को क्या करना है, इस वाले एपेंडॉफ में डालना है। डाल दिया। अब डाल तो दिया, तो क्या ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा क्वांटिटी में लाइसोजाइम एंजाइम यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। लाइसोजाइम। बताओ लाइसोजाइम क्या करता है? सेल वॉल को ब्रेक करेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला कि थोड़ा सा ही क्वांटिटी यूज करना? ये सेल वॉल को ब्रेक करेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा यूज कर लोगे तो एक बात बताना, पूरा सेल वॉल अगर टूट फूट जाए, पूरा सेल वॉल अगर टूट फूट जाए, तो बाद में तो बैक्टीरिया जिंदे नहीं रहेगा, फिर उसमें ट्रांसफर करके क्या होगा भैया? बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा। तो आपको इतना को यूज करना है कि कहीं कहीं छेद तो हो जाए। अब बताओ, विदाउट सेल वॉल में छेद किए आरडीएनए मॉलिक्यूल अंदर तो नहीं जा पाएगा ना भाई। देखो ना, यहाँ सेल वॉल के पास आके रुक गया, यहाँ देखो तो सही, यहाँ रुक गया आके, तो छेद तो हो गया। तो सपोज दैट अब ये इस छेद से अंदर घुस रहा है, चलो घुस तो गया, लेकिन आपको पता है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, वहां जाके रुक जाएगा। सेल मेम्ब्रेन ने रोक लिया, अब बताओ क्या करें? अब सेल मेम्ब्रेन आपको पता है सेलेक्टिव नेचर होता है, सेल मेम्ब्रेन पूरी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में किसी के पास भी वो सेलेक्टिव नेचर है। तो पता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन में जो भी पोर है, क्या पर्टिकुलर टाइम के लिए उस सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा इनसेलेक्टिव यानी कि लेस सेलेक्टिव नेचर बनाना पड़ेगा, यस और नो? तो उसमें जो भी पोर है, क्योंकि अगर वो सेलेक्टिव नेचर बना रहा तो नहीं जाने देगा उसको, पता है क्यों? वो तो आरडीएनए मॉलिक्यूल है, क्या है? डीएनए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, नेगेटिवली चार्ज, मैक्रो मॉलिक्यूल, नॉट परमेबल, सेल मेम्ब्रेन नॉट परमेबल फॉर मैक्रो मॉलिक्यूल, वो भी लिपिड नेचर का है भी नहीं, वो नहीं जाने देगा। तो एक बात बताओ,
जब आपको बैंक लूटना होता है तो आप बैंक मैनेजर को क्या करते हो? चकमा देते हो, चकमा ही देके लूटते हो ना भाई, ठीक है, उसको एक तरीके का धोखा देते हो, तो उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। तो अब यहाँ सेल मेम्ब्रेन, अच्छा बताओ, अगर आप चाहें तो सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? कौन सा एंजाइम यूज करके? लाइपेज। प्रोटीएज तो लाइपेज। यूज कर लें लाइपेज प्रोटीएज। अरे नहीं यार, इस सेल मेम्ब्रेन को जिंदा भी रखना है, क्योंकि इस बैक्टीरिया को जिंदा रखना है। बैक्टीरिया जिंदा रहेगा तब हमारा आरडीएनए जाकर वहां पर रेप्लिकेट भी कर पाएगा। तो हमको मारना नहीं है। अगर आप बैंक पूरी तरीके से लूट के खाली कर लेंगे तो अगला बार कहां लूटेंगे भाई? चकमा देके इतना लूटना है कि फिर बैंक फिर से स्टेब्लिश हो जाए, ताकि अगला बार फिर से लूट पाए। तो चंद सेकंड के लिए चकमा देना है। तो अभी आपका सारा काम कहां हो रहा था, जल्दी बताओ? ये पेंड ऑफ आपका कहां था? आइस में। सारा काम 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहा था। अब आप क्या करके हो? अब आप क्या किए हो? हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर बाथ है, चारों ओर से पानी एकदम गर्म खौलता हुआ पानी है, सेटअप होता है हॉट वाटर बाथ, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है? स्टैंड होता है, स्टैंड डाल देते हैं ऐसे, इस टाइप से स्टैंड लगा होता है उसमें। ये मान लो उसमें स्टैंड है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें आप एपेंडोफ ट्यूब डाल के रख सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जैसे सब कुछ डाला, कुछ सेकंड के लिए यहां सब कुछ होने दिया, तो क्या क्या हुआ जल्दी बताओ? सेल वॉल में छेद हुआ, आरडीएनए मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन तक जा पहुंचा। अब आपको तुरंत क्या करना है? इस पूरे टेस्ट ट्यूब को उठा, मतलब एपेंडोफ को उठा के यहां ले आना है। और यहाँ का पानी पता है कितने डिग्री पर है? 42 डिग्री सेल्सियस पर है। कितने पर? 42 डिग्री सेल्सियस पर है। एक बार बताओ, अभी सेल मेम्ब्रेन अपनी प्रॉपर्टी, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के पास फ्रीज फ्रॉस्ट टेक्निक पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन हॉट और कॉल में, कूल में, यानी कि उसके बाद लिपिड नेचर की वजह से वो जमता और पिघलता है। अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं? जमता है और पिघलता है। ठंडा में पिघल जाएगा, गर्मी में, सॉरी, ठंडा में जम जाएगा और गर्मी में पिघल जाएगा। ये लिपिड का नेचर है। पढ़ा चुका हूँ बायोमोलिक्यूल भाई, ऐसे मत देखो, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। तो ये अभी आपने 42 डिग्री पे रखा था। तो बताओ, अभी जो सेल मेम्ब्रेन के पोर थे वो कंपैक्टली क्लोज्ड थे या फिर फ्रीली ओपन थे? कॉम्पैक्टली कंपैक्टली क्लोज्ड थे। क्लोज्ड थे। अब आपने जैसे इसको उठा के यहाँ लाया, ये सारा सेटअप यहाँ आ गया इस 42 डिग्री पे। अब बताओ, सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंपोनेंट है वो पिघलेगा या और जम जाएगा? पिघलेगा एक तरीके से। तो इतना पिघलेगा कि बस जो पोर है वो पोर थोड़े से फ्रीली ओपन हो जाएंगे। और जैसे फ्रीली ओपन होंगे, ये सारा सेटअप इधर पहुंच चुका है, याद रखना, ठीक है। जैसे फ्रीली ओपन होंगे, क्या ये वेक्टर मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा? यस और नो? क्या ये वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा? तो ये लो, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है। वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल अंदर आ चुका है, ओके, आ गया। अब मुझे एक बार बताओ, अगर आप इसको 42 पे ही छोड़ दोगे तो सेल मेम्ब्रेन तो बड़ा ही रह जाएगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन का पोर तो बहुत बड़ा ही रह जाएगा। तो फिर तो साइटोप्लाज्म लीक आउट हो के, साइटोप्लाज्म लीक आउट हो के बैक्टीरिया ऐसे ही मर जाएगा, कोई मतलब है? नहीं। तो क्या करना है? थोड़े ही समय के लिए हॉट वाटर बाथ में आपको लेके आना। और सुनना एक बात, जब ये सारा काम कर रहे होते हैं तो हॉट वाटर बाथ को बंद कर देते हैं, स्विच बंद कर देते हैं। पानी इतना गर्म हो चुका है कि 42 डिग्री पे रहेगा काफी देर तक, बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे किए, कुछ चंद सेकंड के लिए वो प्रोटोकॉल होता है कि आपका कौन सा होस्ट सेल है, उस हिसाब से आपको कितना देर यहाँ पे रखना है, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आप यहाँ पे छोड़ोगे सैंपल को, और उसके बाद तुरंत इसको उठा के इधर ले आओगे आइस पे। तो जल्दी बता, तुरंत आइस पे ले आओगे, फिर से क्या हो जाएगा? सारा पोर क्लोज, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट। लेकिन क्या आपका पर्पस फुलफिल हो गया? यस, आपका पर्पस फुलफिल हो गया है। लेकिन इस पूरे सीन में कैल्शियम आयन भी यूज होता है। अब आप बोलोगे सर, इस पूरे सीन में कैल्शियम आयन का कहां यूज है? एक बात बताना, आपने लाइसोजाइम, नहीं, आपने लाइसोजाइम यूज करके सेल वॉल में छेद जो किया है, सेल वॉल में छेद जो किया है, अभी आपने क्या बोला? ये डीएनए मॉलिक्यूल आके यहाँ पे रुका था। हेलो, ये डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे आके रुका था। प्लाज्मिड आरडीएनए मॉलिक्यूल क्या, प्लाज्मिड आरडीएनए मॉलिक्यूल क्या, डीएनए है ना, यहाँ आके रुका था। मैंने बोला इधर से यहाँ छेद के पास से आ जाएगा। डीएनए को क्या हुआ भाई? घुरक के इधर आ जाएगा? उसके पास पहिया लगा है क्या? नहीं ना। तो कैल्शियम आयन यूज करने का ये सिग्निफिकेंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, डैबलेट पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो वो जहां पे सेल मेम्ब्रेन पोर होता है ना, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में जहाँ पे छेद होता है, वहां पे कैल्शियम आयन चारों ओर से जाके चिपक जाता है। कौन? कैल्शियम आयन। अब मुझे बताओ, तो जहां सेल वॉल में पोर है, क्या वो नेगेटिवली चार्ज रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा? यस और नो?
कैसा ना डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ना, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या वो बैक्टीरिया प्लाज्मिड डीएनए यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल को लेने के लिए और ओबीडिएंट हो जाएगा? इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। ओबीडिएंट का एक अदर वर्ड है कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंस हो जाएगा, आज्ञाकारी हो जाएगा। तो कैल्शियम आयन यूज करने का ये सिग्निफिकेंस है। अब बताओ, जब ये सारा सेटअप हो गया तो ये सब कुछ आपका नॉर्मलाइज हो गया। अब बताओ इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है? 0 डिग्री से, अच्छा ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? हीट शॉक मैकेनिज्म। हीट का शॉक दिया ना, 0 से 42, फिर 42 से फिर 0, फिर से आइस पे। इसका पर्पस ये है कि आपको बैक्टीरिया को जिंदा रखना है। अब मुझे बताओ, ये यहां तो आ गया, तो इसके रेप्लिकेशन के लिए, इसके रेप्लिकेशन के लिए क्या इस बैक्टीरिया के अंदर सब कुछ अवेलेबल है? हाँ, बैक्टीरिया को आप कल्चर मीडियम दे रहे हैं, बैक्टीरिया खा पी रहा है, साइटोप्लाज्म में सब न्यूट्रिएंट पहुंच रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सब कुछ एसेंशियल चीज वहां पहुंच रहा है। और ये आरडीएनए मॉलिक्यूल के पास सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ही सही, रेप्लिकेशन करके ये अपना नंबर बढ़ाता जाएगा। जब ये अपना नंबर बढ़ाता जाएगा तो डिजायर्ड जीन का भी नंबर बढ़ता जाएगा, और जीन का एक्सप्रेशन जब होगा तो प्रोडक्ट भी बनता जाएगा। फिर प्रोडक्ट आइसोलेट कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, बैक्टीरिया एज होस्ट सेल, वहां पे आप लाइसोजाइम, कैल्शियम और हीट शॉक देकर आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं। याद रहे लाइसोजाइम बहुत ज्यादा यूज मत करना, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बैक्टीरिया आपका मर जाएगा, सेल वॉल पूरा रिमूव हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया मर जाएगा तो जीन ट्रांसफर करके कोई फायदा नहीं। तो बोलो बैक्टीरिया में कोई दिक्कत है? नो सर। बैक्टीरिया में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ बताओ। कैल्शियम प्लस 2 जो पोर है उसके साइज को बड़ा नहीं करता है ना? देखो कुछ बुक लिखती ऐसे है साइज को, डीएनए को। हाँ बता रहे हैं, कुछ बुक लिखती है साइज को बड़ा करता है, उसका जस्टिफिकेशन भी है। आप सोचो क्या साइज बड़ा करता है, थोड़ा बहुत हेल्प करता है साइज बड़ा करने में, क्या क्या सिग्निफिकेंस, मतलब कैसे कर सकता है, जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, सोचो। क्योंकि सर डीएनए का तो साइज बड़ा है ना अरे नहीं, मैक्रोमोलेक्यूल का, जब तक। अरे वो तो ठीक है, डीएनए का साइज बड़ा है, इसलिए कैल्शियम आयन यूज करने का एक पर्पस तो ये कि डीएनए को अट्रैक्ट करेगा, और एक पर्पस हो सकता है कि पोर को थोड़ा सा, सेल वॉल के पोर को थोड़ा सा बड़ा करके रखेगा। बड़ा करेगा तो बड़ा कैसे करेगा एपिथेलियल्स। मैं ये पूछ रहा हूँ। एक बात बताओ, किसी एक छेद के चारों ओर केटाइन अगर चारों ओर से घेर ले तो क्या केटाइन केटाइन रिपल्सन नहीं लगेगा? और अगर केटाइन केटाइन रिपल्सन लगेगा तो क्या वो पोर थोड़ी देर के लिए बड़ा नहीं हो जाएगा? यस सर। और ऊपर से नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज केटाइन है चारों ओर से, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को तो अट्रैक्ट करेगा इससे, तो दोनों काम करेगा कैल्शियम, ओवरऑल वो कॉम्पिटेंस बढ़ाएगा। तो पोर पे ही जाके बाइंड करता है यहाँ कैल्शियम पोर प्लस पे टू ही करता है, वो पोर पे ही करता है, वो चारों ओर नहीं करता, वो पोर पे ही कैल्शियम जाके बाइंड करता है। क्योंकि जब वो पोर क्रिएट होता है तो उसके जो एंड होते हैं वो कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज आयन जो कैल्शियम है उसके बाइंडिंग के लिए फेवरेबल साइट हो जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम पोर पे ही जाके बाइंड करता है, तभी तो वो उसके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या क्या काम हो गया कि पोर को पोर बने रखने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा पोर के साइज को बढ़ा भी रहा है, ठीक है। और इस तरीके से वो डीएनए मॉलिक्यूल को अंदर जाने में हेल्प कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन व्हाट? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। अब हम करते हैं प्लांट में बात। तो देख लो बैक्टीरिया के बारे में सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किसके अंदर, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर इन प्लांट। प्लांट में देखते हैं। तो एक बार बताओ प्लांट में आपने, अच्छा एक बार बताओ यहाँ पे जो आपने अभी वेक्टर यूज किया था, कौन सा यूज किया था? पीवीआर प्लाज्मिड, 322। पीबीआर प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड। जनरल प्लाज्मिड यूज करते हैं। अगर मान लो कि आपका प्लाज्मिड से काम नहीं चल रहा है तो क्या यूज कर सकते हो? बैक, बैक, याद आया? यस। अच्छा बैक्टीरिया क्यों यूज क्यों करते क्यों हैं। बैक क्यों यूज करेंगे? अगर प्लाज्मिड से काम नहीं चला तो बैक क्यों यूज करेंगे? अगर आपको बड़ा जीन ट्रांसफर करना है, डिजायर जीन आपका बड़ा है तो आप बैक यूज करेंगे, छोटा है तो प्लाज्मिड यूज करेंगे। प्लाज्मिड में भी कौन सा यूज करेंगे? एज पर डिमांड। तो ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, ट्रांसफर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में आप खुद बताओ, मैंने आपको 2 दिन बताया था, मोस्ट यूजली कॉमनली यूज्ड की वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल कौन है? उसमें भी प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड। कुछ याद आ रहा है? उस दिन बताया था, टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड। हेलो,
गुड इवनिंग। सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैंने उस दिन आपको समझाया था कि प्लांट में मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में कौन सा? टी आई प्लाज्मिड, आर आई प्लाज्मिड। पहले आज आप टी आई और आर आई का मतलब समझ लो, ठीक है? एक्चुअल में जो टी लिखा है, टी का मतलब है ट्यूमर और आई का मतलब इंड्यूसिंग। टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब इंड्यूसिंग। टी आई, टी आई। और यहाँ क्या है? आर आई। आर का मतलब राइजोजीनस, आई का मतलब इंड्यूसिंग। अब समझो कि ये इसका मतलब क्या होता है। ट्यूमर का मतलब मैं आपको जूलॉजी में पढ़ा चुका हूं। ट्यूमर का मतलब होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। और आर का मतलब होता है राइजोजीनस। राइजोजीनस, राइजो मतलब क्या होता है? राइजो मतलब क्या होता है? रूट। तो पता है ये ऐसा प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है। ये बैक्टीरिया का ऐसा प्लाज्मिड है जो अगर प्लांट के अंदर चले जाए तो उसके अंदर ट्यूमर बनाने का काम करता है। अब इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। अगर ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया से निकल के किस बैक्टीरिया में मिलता है, तो बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ट्यूमी मतलब ट्यूमर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन बैक्टीरिया का नाम है। इससे टीआई प्लाज्मिड मिलता है। अगर ये प्लांट के अंदर चला जाए तो ट्यूमर इंड्यूस कर जाएगा, ट्यूमर बना देगा। कैसे, अभी चर्चा करेंगे। एक और प्लाज्मिड आर आई प्लाज्मिड। आर का मतलब है राइजोजीनस, आई का मतलब इंड्यूसिंग। राइजोजीनस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किससे मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से। ये क्या करता है? जिस भी प्लांट के अंदर जाता है वहां रूट में बहुत सारे रूट हेयर्स निकलवा देता है। तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली क्या ये टी आई प्लाज्मिड और आर आई प्लाज्मिड प्लांट के अंदर जाना क्या ये अच्छी बात है प्लांट के लिए? नहीं। नो सर। क्योंकि प्लांट के अंदर ट्यूमर बने या हमारे अंदर ट्यूमर बने, ये हमारे फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दोनों तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो प्लांट के अंदर तो क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है जब इस बैक्टीरिया से निकल के प्लांट के अंदर जाता है तो जो ट्यूमर बनाता है उस डिजीज को बोलते हैं क्रॉन गॉल डिजीज। मतलब मास गोल गोल गांठ टाइप का बन जाता है। वनली इन डाइकोट प्लांट, नॉट इन मोनोकोट। क्यों, अभी समझाऊंगा। वनली इन डाइकोट, नॉट इन मोनोकोट। तो डिजीज काउज कराता है क्रॉन गॉल डिजीज। जबकि आर आई प्लाज्मिड क्या करता है? किसी भी प्लांट में जहां भी जाएगा हेयरी रूट डिजीज काउज करता है। तो आप बोलोगे सर अगर रूट से बहुत सारे हेयर निकल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। नहीं, अच्छी नहीं है। ज्यादा रूट हेयर निकलना भी अच्छी बात नहीं है। बोलो क्यों? रूट हेयर किस चीज से बना है? सेल से ही बना है ना। इतना नंबर ऑफ सेल है कि उसको मिनरल मिल ही नहीं रहा। अब बोलोगे सर जब ज्यादा से ज्यादा रूट है तो एब्जॉर्प्शन भी तो ज्यादा से ज्यादा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। फोकट में नहीं होता, पढ़ा रखा हूँ। अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है ठीक है पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। एब्जॉर्प्शन में एनर्जी खर्चा होता है, एटीपी खर्चा होता है। एटीपी एक्टिव प्रोसेस होता है। तो इतने सारे रूट हेयर्स इतना एनर्जी लगा के एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी अच्छी बात नहीं है प्लांट के लिए, ये भी अच्छी बात नहीं है। प्लांट के रूट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन की कमी से मर जाएंगे। रूट मरेंगे तो शूट भी मर जाएगा। तो यानी कि दोनों डिजीज है। अगर ये एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन हो जाए प्लांट में, डाइकोट प्लांट में, तो क्रॉन गोल्ड डिजीज होगा। और अगर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस का इन्फेक्शन हो जाए तो हेरी रूट डिजीज होगा। पता है साइंटिस्ट इस बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड को एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए जेनेटिक इंजीनियर यूज करने लग गए हैं। मतलब ये जो है ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। जीन ट्रांसफर करता है। कैसे, अभी देखोगे आप। इसलिए इसको बोलते हैं हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। कैसे? तो चलो इसके मैकेनिज्म पर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है? सपोज करो ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है। ओके, ये है आपका बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, राइट? ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है और ये बैक्टीरिया का जीनोम है। जीनोम समझते हो ना, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। और ये है बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड है? टी आई प्लाज्मिड। टी आई प्लस। तो लिख दूं यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड। ये है टी आई प्लाज्मिड। टी आई लिख दूंगा तो चलेगा, टी आई प्लाज्मिड। अब सुनना ध्यान से, इस टी आई प्लाज्मिड में खास चीज है। क्या है भाई? एक खास रीजन है जिसे हम कहते हैं विर रीजन। क्या कहते हैं? यहां पे लिखा है मैंने, विर रीजन। इस वीर का फुल फॉर्म है वायरुलेंस। अच्छा बताओ, वीर मतलब वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब क्या होता है? हमला, हल्ला, खतरा, यही होता है ना। तो इसको बोलते हैं विर जीन, विर रीजन जीन।
आपको मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ऑपेरॉन सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद हो, पढ़ा चुका हूं। एक्चुअल में जो विर्ड जीन है यहाँ पे, ये एक्चुअल में एक ऑपेरॉन सिस्टम है जहां पे कई सारे जीन है, ए बी सी डी ई एफ जी। कितने जीन है? ए बी सी डी ई एफ जी। और उससे मिलकर एक पूरा का पूरा सिस्टम बन के तैयार हुआ है यहां से यहां तक, जिसे हम क्या कह रहे हैं? विर्ड जीन। ठीक है, ऑपेरॉन सिस्टम है ये। अब सुना ध्यान से, एक ऊपर में रीजन है यहां पे जिसे हम कहते हैं दिस वन, इस पूरे सेगमेंट को जिसे हम कहते हैं टीआई डीएनए। क्या बोला? टीआई का मतलब बता चुका हूं। टीआई डीएनए मतलब, टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए बोला है, मतलब लंबा सा डीएनए सेगमेंट है, छोटा सा नहीं है। और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है? टीआई प्लाज्मिड है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है? टीआई प्लाज्मिड है। ओके, ये प्लाज्मिड है। ये ब्लू वाला पूरा क्या है? टीआई प्लाज्मिड। अब सुनना ध्यान से, इस टीआई डीएनए में एक खास वो सेगमेंट्स है जिसे हम टीआई जीन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टीआई। टीआई का मतलब बता चुका हूं, टीआई जीन। आपको पता है टीआई जीन क्या करता है? दिस टीआई जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हेन टीआई जीन इज एक्टिवेटेड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन। वन इज ऑक्सीन एंड वन इज साइटोकाइनिन। प्लांट हार्मोन भी बताऊंगा बात। ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। ओके, ये आपको बैक्टीरिया का सेटअप समझ में आया? ये कौन सा बैक्टीरिया, नाम बोलो इसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये बैक्टीरिया, ये उसका प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ये विर रीजन, ये टीआई जीन, ये टीआई डीएनए। ये पूरा का पूरा जो पिंक वाला सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा सेगमेंट टीआई डीएनए। टीआई डीएनए का हिस्सा है टीआई जीन। अब आपको मैं समझा रहा हूं कि प्लांट के अंदर ट्यूमर कैसे बनाता है। प्लांट के अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर, नॉट इन मोनोकोट, अभी समझाऊंगा क्यों नहीं मोनोकोट। मान लो कि प्लांट का रूट है, ठीक है, ये रूट है, किसी कारण से प्लांट के रूट में कट लगा, कट लगेगा तभी होगा ये काम, नहीं तो नहीं होगा। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करो तो कट लगवा देते हो, ठीक है। प्लांट के रूट में कट लगा, जैसे ही डाइकोट प्लांट के रूट में जब कट लगता है तो आफ्टर इंजरी वहां से एक केमिकल रिलीज होता है। आफ्टर इंजरी वहां से एक केमिकल रिलीज होता है एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज एसिटोसाइरिनोजन। क्या बोला? शॉर्ट में लिख दूं, ए चलेगा? एसिटोसाइरिनोजन फुल फॉर्म यहां कहीं लिखा होगा, देख लेना। एसिटोसाइरिनोजन देख लेना, कहीं लिखा होगा एसिटोसाइरिनोजन। पता है, ये कट लगने के बाद, रूट में कट लगने के बाद एसिटोसाइरिनोजन केमिकल केवल डाइकोट प्लांट से ही निकलता है, मोनोकोट से नहीं निकलता है, क्योंकि एसिटोसाइरिनोजन को बनाने वाले जीन केवल डाइकोट प्लांट में है। तो केमिकल केवल डाइकोट प्लांट के रूट सेल्स में बनता है, दैट्स इट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है समझो। कल को जब कट लगने के बाद ये बैक्टीरिया यहाँ इन्फेक्शन करता है तो बैक्टीरिया यहाँ चारों ओर से घेर लेगा। अच्छा, विदाउट कट अगर बैक्टीरिया घेर लेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई डिजीज नहीं होगा प्लांट को। कट लगने के बाद अगर बैक्टीरिया घेर लिया तो पता है क्या होगा? मान लो कि पूरा का पूरा सेटअप यहाँ आ चुका है, ठीक है, इसको मान लो यहाँ आ चुका है, तो अब क्या होगा? ये जो केमिकल है, ये केमिकल इस पूरे विर रीजन पे बाइंड करके इसको एक्टिवेट करेगा। एक्चुअल में दिस एसिटोसाइरिनोजन इज इंड्यूसर। आपको मैं ऑपरेशन सिस्टम पढ़ा चुका हूं। इट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर दिस ऑपरेशन सिस्टम। व्हिच ऑपरेशन सिस्टम? विर जीन। रीजन उसके लिए इंड्यूसर का काम कर रहा। अब मुझे बताओ, अब आपको ऑपरेशन सिस्टम में पता है, एक इंड्यूस होता है तो पूरा का पूरा जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली क्या होगा? उसमें 6 जीन है, ए बी सी डी ई एफ जी। उसी में से एक जीन ऐसा होगा जो इस प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल में ऐसा एंजाइम बनेगा कि छेद करके और फिर एक ट्यूब बनाने के लिए ट्यूबुलर कनेक्शन बनवा देगा इन दोनों के बीच में। ये लो, ट्यूबुलर कनेक्शन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा? बाकी ए बी सी डी एफ जी, ये सारे जिन का अलग अलग काम है। आप एक कॉमनली बात ध्यान रखो कि जैसे ही विर रीजन पे जाके एसिटोसाइरिनोजन केमिकल बाइंड करेगा, विर रीजन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद बैक्टीरिया और प्लांट सेल्स के बीच में ट्यूबुलर कनेक्शन बन जाएगा। एंड उसी में से एक जिन एबीसीडीएफजी में से एक जिन ऐसा भी होगा जो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो इस वाले जीन को एक्टिवेट करेगा, टीआई डीएनए को, पूरे के पूरे डीएनए को। और पता है क्या होगा? मतलब इंजाइम ऐसा बनेगा कि इस पूरे के पूरे डीएनए को कट करेगा। सोचो, यहां से ऐसा इंजाइम बन के निकला, कहां से? यहां से। इसके एक्टिवेट होने के बाद ऐसा एंजाइम बन के निकला जो यहां और यहां पे कट लगाया, और कट लगा के
इस पूरे टीआई डीएनए मॉलिक्यूल को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। बताओ क्या टीआई डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आपका टीआई जीन भी ट्रांसफर हुआ? यस। और क्या ऐसा एक बैक्टीरिया ने किया होगा कि सारे बैक्टीरिया ने किया होगा? सारा बैक्टीरिया। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर बैक्टीरिया खुद मर जाएगा एक दिन। तो बैक्टीरिया के पास एगो प्लाज्मिड होता है कि घने सारे होते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे होते हैं। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड अभी अपने टीआई डीएनए को काट करके भेज रहा है, तब तक जो प्लाज्मिड अभी एग्जिस्टेंस है जिसका, वो रेप्लिकेट करके कई सारे प्लाज्मिड बना चुका होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर करके टीआई डीएनए काट काट के कहां भेजेगा? इस प्लांट्स के अंदर। अब बताओ उस टीआई डीएनए में जो टीआई जीन है उसको वर्क करने के लिए जो फेवरेबल माहौल चाहिए उस प्लांट के सेल के अंदर मिल भी जाता है, और वो लपक के एक्टिवेट होता है, एक्सप्रेशन दिखाता है, और लपक के क्या बनाता है? ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, जो सेल डिवीजन को एबनॉर्मली बढ़ा देता है। तो क्या होगा? यहाँ पे खूब सारे सेल बनेंगे, नतीजा क्या होगा बताओ? यहाँ पे गांठ बन के तैयार हो जाएगा। हो गया? तो आप बोलोगे सर ये तो आप डिजीज पढ़ा दिए, ये तो पैथोजेनिसिटी पढ़ा दिए, ये पढ़ाना जरूरी था। ये आपको अगर समझ में आ गया तो मुझे बता, क्या यहाँ पे आपको टीआई प्लाज्मिड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के तौर पे दिख रहा है? हाँ, जीन ट्रांसफर करना है ना भाई, नेचुरली। बस आपको इतना बात स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को बस एक काम करना पड़ा है, पता क्या? एक काम करो ना, जब आपको इतना सब कुछ पता चल गया है तो आप एक काम करो, ये टीआई जीन दिख रहा है ना, इसको यहां से काट के हटाओ, इसको यहां से काट के हटाओ, और कुछ मत करो, यहाँ पे अपना डिजायर्ड जीन घुसेड़ दो। क्या करो? यहाँ पे अपना डिजायर्ड जीन घुसेड़ दो। तो मुझे बताओ अब इसके अंदर ट्रांसफर डिजायर्ड जीन होगा या टीआई जीन होगा? डिजायर्ड जीन होगा। तो डिजायर्ड जीन से ऑक्सीन साइटोकाइनिन बनेगा, या फिर आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो जो प्रोडक्ट बनेगा, आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो बनेगा, अगर ऐसा है तो बताओ क्या ये टीआई प्लाज्मिड पूरा बैक्टीरिया उस प्लांट के लिए इन्फेक्शियस एजेंट की तरह एक्ट करेगा या जेनेटिक इंजीनियर की तरह एक्ट करेगा? जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक्स। अब ये डिजीज कॉजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आतंकवाद है उसका बंदूक छीन ले, तो क्या उसके बंदूक में उसका दम है? यस, वही उसकी दम है, वही उसकी भुजा है, वही उसकी आर्म है। अगर आप वही उसका छीन लें तो क्या वो डिसआर्म्ड हो जाएगा? यस। यस सर। तो बताओ अगर एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया के वेक्टर को, मतलब पैथोजेनिक वेक्टर को नॉन पैथोजेनिक में कन्वर्ट करके एज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करना चाहता हूं एज ए वेक्टर, तो उसके मुझे क्या करना होगा? टीआई जीन को, यानी कि डिजीज कॉजिंग जीन को रिमूव करके वहां पे मुझे डिजायर्ड जीन लगा देना है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इन द केस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन व्हिच सेगमेंट ऑफ टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर? एक ऑप्शन भी दे देगा कि एंटायर टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर। क्या एंटायर टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है प्लांट के अंदर? नहीं। तो क्या ट्रांसफर होता है? टीआई डीएनए। टीआई डीएनए। ऑप्शन में देगा टीआई जीन। क्या टीआई जीन ट्रांसफर होता है? नहीं, नो। ट्रांसफर होता है टीआई डीएनए। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने यहाँ पे जो काम अभी किया है ये तो केवल रूट में ट्रांसफर हुआ, रूट के सेल में। अगर मुझे वो पर्टिकुलर जीन पूरे प्लांट के बॉडी में ट्रांसफर करना है तो बताओ क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे भैया ये कट केवल रूट में लगने से नहीं, ये आप प्लांट के किसी भी डाइकोट प्लांट के किसी भी पार्ट में जब इंजरी करोगे ना तो आपको एसिटोसाइरिनोजन केमिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, अगर आपको चाहिए कि पूरे प्लांट में, तो 2 जनरेशन आपको करना पड़ेगा। एक जनरेशन वाले प्लांट में क्या करना पड़ेगा आपको? जो फ्लावर है, फ्लावर में कट लगाओ, जहां से क्या बन रहा है? ओवरी। ओवरी बन रहा है, और ओवरी से क्या बन रहा है? ओवम। मतलब कि ओवम फीमेल में मोर करेक्ट वर्ड यूज नहीं होता, एग होता है। ठीक है, एग। तो जहां एग बन रहा है, ठीक है, तो अब बताओ वहां मेल गेमेट आके फर्टिलाइजेशन तो करेगा ही। तो आप उस एग वाले फ्लावर वाले सेगमेंट में क्या कर दो? जीन ट्रांसफर कर दो। तो बताओ फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? सीड बनेगा, सीड के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या होगा? नया प्लांट आएगा।
तो नया प्लांट जब आएगा, मतलब पहले सीड के बाद जाइगोट, जाइगोट मतलब सीड खुद अपने आप में एम्ब्रियो की एम्ब्रियोनिक कंडीशन, उससे पहले जाइगोट बना होगा, तो जाइगोट के बाद सीड, सीड के बाद एम्ब्रियो। तो मतलब बताओ जो एक पर्टिकुलर जाइगोट है उसमें अगर वो जीन है, तो जब वो माइटोटिक डिवीजन करके ही एम्ब्रियो बनाएगा तो पूरे का पूरे सेल में वो आ जाएगा जीन, क्या पूरे प्लांट बॉडी में वो जीन आ जाएगा? यस। तो अगर आपको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करना है तो ये काम आप कब करेंगे? एट द फ्लावर स्टेज, एट द फ्लावर स्टेज। बोलो समझ में आया? कितना खूबसूरत चीज है एज ए जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई चीज अपने भाषा में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी काम की बातें यहाँ पे लिखी हुई है नोट्स में, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो TIDNA वगैरह लिख दिया। चलो अब चलते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल भी बात कर ही लेते हैं, सिंपल है। पहली बात, एनिमल सेल में RNA ट्रांसफर करना बाय द यूज ऑफ वेक्टर DNA बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी नहीं है, प्लांट और बैक्टीरिया की तुलना में इतना इजी नहीं है। मैं ये वेक्टर DNA, वेक्टर मीडिएटेड वाले में बात कर रहा हूँ, नॉट नॉन वेक्टर मीडिएटेड, क्योंकि एनिमल सेल में ट्रांसफर करने में बहुत सारे प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहा हूँ तो कौन सा वेक्टर यूज करूंगा? कॉमनली यूज्ड वेक्टर इन द केस ऑफ एनिमल सेल, जल्दी बताओ, कल बताया था परसों, रेट्रोवायरस बता रखा हूँ, यस रेट्रोवायरस। और सुना ध्यान से, यहाँ पे एनिमल के केस में जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम एम्ब्रियोनिक या जाइगोटिक कंडीशन में ही करते हैं, मोस्ट प्रीफर जाइगोटिक कंडीशन। अगर जाइगोटिक कंडीशन नहीं कर पाए तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, क्या करते हैं सुनना ध्यान से, मेल फीमेल गेमिट है, बना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, मैं आपको सिखा चुका हूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, टेस्टिंग में फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट बना, जाइगोट बना, उसी स्टेज में आप RNA बना के रखो। वेक्टर कौन सा यूज करोगे? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का वेक्टर मतलब कि प्लाज्मिड DNA मॉलिक्यूल, मतलब प्लाज्मिड नहीं, मतलब कि उस पूरे वायरस को एज अ वेक्टर DNA, और उसमें कट लगा के आप डिजायर्ड जीन जोड़ दो तो RNA मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वो ट्रांसफर कर दो किसमें? जाइगोट में। और ट्रांसफर करने के बाद आप क्या करोगे? उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे उसके सारे सेल में वो जीन होगा। तो ये एम्ब्रियो, अच्छा बताओ ये एम्ब्रियो कहाँ बना है अभी? लैब में। अब यूट्रस थोड़ी है लैब की बच्चा पैदा करवा देगा, फिर इस एम्ब्रियो को, ये सब पढ़ा चुका हूं रिप्रोडक्शन में, अब इस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर कर दो? किसी सरोगेट मदर में। सरोगेट मदर कौन होती है? सरोगेट मदर, सरोगेट मदर कौन होती है? जिसका खुद का वो जीन नहीं है, RNA जिसका में उसका खुद वो का जीन जीन खुद नहीं का थोड़ी है, वो जेनेटिक मदर हो जाती है ना, फिर खुद का नहीं है। तो सरोगेट मदर में क्या करोगे? ट्रांसफर कर दोगे, और जो नया बच्चा आएगा वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा। हेलो, क्योंकि उसमें वो पर्टिकुलर डिजायर जीन घुसाया गया जो उसकी माँ ने नहीं दिया है। हेलो, जो उसकी माँ ने नहीं दिया। अब बच्चे के अंदर पूरे हर सेल में चला गया वो जीन, ट्रांसफर हो चुका है। तो इस तरीके से एनिमल में ट्रांसफर करते हैं। पता है एनिमल में सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए थे बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसका नाम था, अरे यार क्या हो गया, एनिमल के अंदर जो सबसे पहले हमने बनाया था, एक मिनट गया ना, एनिमल के अंदर जो सबसे पहले हमने बनाया था ट्रांसजेनिक एनिमल, सेव हो जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ हो गया। ठीक है, तो एनिमल के अंदर जो हमने बनाया था सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल, एंड दैट वाज सुपर माउस। सुपर माउस क्यों बोला पता है इसको? बहुत मोटा मोटा माउस था। क्यों? क्योंकि इसमें हमने ट्रांसफर कर दिया था ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन जीन, ट्रांसफर करके मुझे देखना था कि उसके अंदर एक्टिवेट होता है कि नहीं होता है, हो गया था, एकदम हेल्दी माउस आया था। तो सुपर माउस वाज फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल। इसके बाद और भी कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं, जैसे जेलीफिश। पता है जेलीफिश में क्या किया गया? मतलब सॉरी, रेसस मंकी, नॉट जेलीफिश। एक्चुअल में जेलीफिश, आपको पता है जेलीफिश कौन है? कौन है जेलीफिश? किसका मेंबर है? इतना बता दो, फिश का मेंबर है या नहीं, इतना बता दो मुझे। फिश का मेंबर नहीं है, जेलीफिश फिश का मेंबर नहीं है। ये फिश जैसा लुकिंग रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं जेलीफिश। इसके जो, इसमें बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है, ये एक्चुअल में तीनों फोरा का मेंबर है, बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसका जो बायोलुमिनेसेंस यानी कि चमकने वाली प्रॉपर्टी है, उसके लिए जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है इसके बॉडी के अंदर, जो जीन से, वो जीन ट्रांसफर किया गया था मंकी में। ठीक है, और सक्सेसफुल ट्रांसफर हो भी गया, और संयोग से इसका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया है ANDI एनडी, ANDI एनडी। इसका नामांकन का अलग प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन एनडी से आप याद रख सकते हो गांधी, गांधी गांधी। ठीक है, 2 अक्टूबर को उसका जन्म हुआ है। तो ये बाद में सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल कौन बना है? सुपर माउस। तो आपसे पूछा जाएगा सुपर माउस में क्या किया गया था?
ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन जीन ट्रांसफर किया गया था, तो उससे क्या हुआ था, उसकी ग्रोथ ज्यादा हुई थी। और रेसस मंकी जो 2 अक्टूबर को पैदा हुआ है, जिसका नाम एंडी है, उसमें क्या किया गया था, जेलीफिश का जीन ट्रांसफर किया गया था, जिससे मंकी के बॉडी भी चमकने लगे थे। ऐसे कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बन चुके हैं, प्लांट बन चुके हैं, माइक्रोब्स बन चुके हैं, मेनी मोर। सो दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल तीनों में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। नो सर। सृष्टि, आ जाओ एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में आज आपको जो पढ़ना है बता रहा हूं मैं। अब आपको याद करो, मैंने एक दिन आपको बोला था यहाँ पे छोड़ देने के लिए 199 पे, तो आज आपको यहाँ से पढ़ना है। कहाँ से? चलो यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, 199 पूरा पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ये पेज पूरा पढ़ लेना, 100 पूरा पढ़ना, मतलब 200, सॉरी 200 कंप्लीट पढ़ना। उसके बाद आ जाना कहाँ पे, 200 पे ये मत पढ़ना, अभी बता रहा हूँ, ये वाला पैराग्राफ, मतलब 201 पे ये पैराग्राफ मत पढ़ना, ठीक है। ये पैराग्राफ मत पढ़ना, इसके पहले तक यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ये सब तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ना। ये देखो डीएनए का कैसे स्पूलिंग से निकालते हैं, ठीक है, ये सब भी मैं आपको पढ़वा चुका हूँ, ठीक है। या ये बाद में आएगा, ठीक है। तो जितना मैंने बताया उतना पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले 2 लेक्चर में, 2-2.5 लेक्चर में ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।